तो चलिए हम लोग ग्राफ के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था, उसके सारे ग्राफ को हम लोगों ने देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया था। अब हम लोग वेग समय ग्राफ के बारे में जब डिस्कशन करते हैं, जब भी हमें ग्राफ का डिस्कशन करना होता है तो हमें सबसे पहले प्रवणता यानी स्लोप के बारे में जानना होता है। तो यहाँ पहले हम लोग स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक जनरल ग्राफ ले लेते हैं। तो ग्राफ की इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग वर्टिकल एक्सिस जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा उस पर वेलोसिटी यानी वेग को रखेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा यानी क्षैतिज अक्ष होगा उस पर हम लोग समय को रखेंगे। तो हमने वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को रख दिया है। एक हमने जनरल लाइन बना दी है, एक लाइन हमने बना दी है, कुछ इंटरसेप्ट से वो पास हो रही है। यहाँ पे हमने दो रैंडम पॉइंट ले लिए लाइन पे, P और Q। P के कोऑर्डिनेट मान लिए T1 और V1, Q के कोऑर्डिनेट मान लिए T2 और V2। P के कोऑर्डिनेट T1 इसका मतलब क्या है, P1 पॉइंट T एक्सिस पे T1 डिस्टेंस पे है और Q पॉइंट T एक्सिस पे T2 डिस्टेंस पे है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, P पॉइंट की वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस V1 है और Q पॉइंट की वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस V2 है। तो अब यहाँ पे T1 T2 V1 V2 को रिप्रेजेंट कर दिया तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ये डिस्टेंस क्या होगी, T2 माइनस T1। इस पूरी डिस्टेंस से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये डेल्टा T T2 माइनस T1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस पूरी डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी डेल्टा V V2 माइनस V1। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है PQR। PQR ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन जो होगा वो राइट एंगल पे होगा। एंगल R यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल PQR में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर यहाँ पे निकाले तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, QR है, तो वहाँ पे QR रख दिया। बेस कितना है यहाँ पे, PR है, तो यहाँ पे PR रख दिया। वैल्यूज की अगर बात करें तो QR की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा V यानी V2 माइनस V1 है, PR की वैल्यू डेल्टा T T2 माइनस T1 है। तो ये वैल्यू हमने रख दी। और यहाँ पे हमें पता है कि जब भी किसी लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं तो हम लोग tan थीटा जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी यहाँ पे स्लोप प्रवणता जो होगी वो tan थीटा के बराबर होगी। तो tan थीटा m इज इक्वल टू V बाई टी। tan थीटा को स्लोप को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में m से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m इज इक्वल टू V बाई टी। अब अगर यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी डेल्टा V क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई टाइम। टाइम की यूनिट क्या, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट दे रहा है। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। तो जिससे ये क्लियर होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा या रिटार्डेशन को बताएगा। तो एक कॉमन यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। वेग समय ग्राफ की प्रवणता हमेशा क्या बताएगी, त्वरण या मंदन बताएगी। तो ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा आगे ग्राफ के नेचर के बारे में डिस्कशन करने के लिए। पॉसिबल। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ ग्राफ को देख लेते हैं कि इस ग्राफ में क्या मीनिंग है या ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो पहला ग्राफ हमारे पास है VT ग्राफ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम 3 पॉइंट ले लेते हैं कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कोई भी 3 रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, तीनों पॉइंट से हम लोग टाइम को इवेल्युएट करते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P1 के करस्पॉन्डिंग टाइम T1 आ रहा है। इधर पॉइंट कोई हमने ले लिया P2, पॉइंट P2 के करस्पॉन्डिंग टाइम T2 आ रहा है। इधर हमने कोई पॉइंट ले लिया P3, P3 के करस्पॉन्डिंग टाइम T3 आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ये T1 T2 T3 ये अलग अलग इंस्टेंट है, अलग अलग टाइम है। हर टाइम पे पर्टिकुलर अगर हम लोग वेलोसिटी एक्सिस पे देखें तो पोजीशन यहाँ पे सेम आ रही है। T1 के करस्पॉन्डिंग भी पोजीशन यही है, T2 के करस्पॉन्डिंग भी पोजीशन यही है, T3 के करस्पॉन्डिंग भी पोजीशन यही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नियत वेग है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। जब वेग परिवर्तन 0 है तो उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब ये किस तरह का मोशन होगा। 2 तरह के मोशन हमने पढ़े हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति। एक समान गति के लिए क्या कंडीशन थी, जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग से मूव करेगा। तो यहाँ पे वेग क्या है, नियत, वेलोसिटी नियत है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये ग्राफ होगा। तो इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, पहली इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पोजीशन
वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग नियत है, तो वेग परिवर्तन यानी वेलोसिटी चेंज यहाँ पे जीरो होगा। जब वेलोसिटी चेंज जीरो है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी क्या होगा, जीरो होगा। और त्वरण जीरो है और वेग कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ग्राफ से मिल रही है। दूसरे ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। दूसरे ग्राफ में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ये सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, तो जीरो भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी स्लोप यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। अगर इस ग्राफ की बात करें, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो यहाँ पे स्लोप जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू कांस्टेंट, यानी ये नियत त्वरण के लिए होगा। अगर यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, अब यहाँ पे देखना होगा कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी या ए की वैल्यू निगेटिव होगी। तो हम यहाँ पे अगेन 2 पॉइंट ले लेते हैं कोई, या 3 पॉइंट ले लेते हैं, P1 P2 P3। P1 के करस्पॉन्डिंग टाइम T1, P2 के करस्पॉन्डिंग टाइम T2, P3 के करस्पॉन्डिंग टाइम T3। अगर हम लोग वेलोसिटी एक्सिस पे वेलोसिटी यानी वेग की बात करें, तो P1 के लिए वेग यहाँ पे कुछ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, V1 होगा। P2 के लिए वेग यहाँ पे वेलोसिटी V2 होगी। P3 के लिए वेलोसिटी यानी वेग V3 होगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी भी आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेग भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एक एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है, यहाँ पे वेग क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो डेल्टा V क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। कि जब भी वेग चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, वेग परिवर्तन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होगा, रिटार्डेटेड मोशन के लिए नहीं होगा। लास्ट क्लास में हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होगा। तो ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और भी कलेक्ट हो रही है, जब ओरिजिन पे t इज टू 0 है तो v की वैल्यू भी क्या है, 0 है। t 0 है, v 0, इसका मतलब क्या है, इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो यानी मोशन विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, विरामा अवस्था से यहाँ पे गति प्रारंभ हो रही है। तो ये बता रहा है मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इस ग्राफ और इस ग्राफ में सिमिलरिटीज की बात करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन। डिफरेंस की बात करें तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन ये कुछ इंटरसेप्ट से पास हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग 3 पॉइंट लेंगे तो टाइम इंक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। यानी पहली यहाँ तक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉमन है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से स्लोप कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यानी प्रवणता क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे त्वरण यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखना है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्योंकि ये ग्राफ और ये ग्राफ सिमिलर है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, वेग में वृद्धि होगी। जब वेग में वृद्धि हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग परिवर्तन यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे वेग परिवर्तन धनात्मक है, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। और क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो हो गई सिमिलरिटीज की बात। अब यहाँ पे इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है, वो इस पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो रहा है कुछ इंटरसेप्ट से। तो यहाँ पे जब t की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू भी 0 है, लेकिन जब यहाँ पे t की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो v की यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रही होगी। इसका मतलब है कि प्रारंभ में इसके पास कुछ ना कुछ वेग होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इनिशियल कंडीशन में। तो हम लोग कह सकते हैं मोशन स्टार्ट्स विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। यानी ये गति जो होगी कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग के साथ प्रारंभ हो रही होगी। ठीक है, अब यहां पे आते हैं चौथे ग्राफ में। तो चौथे ग्राफ में हम रैंडम पॉइंट्स का सिलेक्शन कर लेते हैं, डायरेक्शन पे यहां पे ध्यान देंगे, उसके अकॉर्डिंग यहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये पॉइंट P1 मान लेते हैं, पॉइंट P2 मान लेते हैं, पॉइंट P3 मान लेते हैं। टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये टाइम T1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पॉइंट P2 के करस्पॉन्डिंग टाइम T2 होगा, पॉइंट P3 के करस्पॉन्डिंग टाइम T3 होगा।
P1 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V1 मान ली, P2 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V2 मान ली, P3 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V3 मान ली। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो टाइम तो इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, डायरेक्शन को अगर फॉलो करें हम यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन इसीलिए दी हुई है, डायरेक्शन को फॉलो करें तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेग में कमी आ रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ साथ। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पे ऋणात्मक आएगा, निगेटिव आएगा। जब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव आ रहा है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी निगेटिव होगा। तो यानी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिटार्डेशन यानी रिटार्डेटेड मोशन होगा। यहाँ पे मंदन के साथ गति होगी यहाँ पे। और मंदन कैसा होगा, रिटार्डेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा की प्रवणता क्या होती है, नियत होती है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यानी ये क्या होगा, कांस्टेंट स्लोप होगा। तो कांस्टेंट स्लोप का मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन यहाँ पे हो रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब यहाँ पे ये चीज बताने की जरूरत नहीं कि वेलोसिटी कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ मोशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन का मतलब ये कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं होगी। इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ में भी 3 पॉइंट रैंडम पॉइंट का सिलेक्शन कर लेते हैं, पॉइंट P1, पॉइंट P2 और पॉइंट P3। P1 के करस्पॉन्डिंग टाइम T1, P2 के करस्पॉन्डिंग टाइम T2, P3 के करस्पॉन्डिंग टाइम T3, P1 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V1, P2 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V2, P3 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V3। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि टाइम इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये ग्राफ ये ग्राफ की डायरेक्शन को अगर फॉलो करें तो डायरेक्शन इधर जा रही है। इधर जाने का मतलब है कि टाइम एक्सिस पे हमें इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि टाइम वापस आ रहा है। टाइम वापस आने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो यानी यहाँ पे ये ग्राफ क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आ सकता है। कभी भी एक बार टाइम निकल जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। और ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि टाइम पहले 4 सेकंड था, फिर 2 सेकंड था, फिर 1 सेकंड था। ये इस तरह से नहीं हो सकता है। तो कभी भी ऐसा ग्राफ मिलेगा तो वो नॉट पॉसिबल ग्राफ होगा। इस तरह के ग्राफ को हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी डिस्कस किया था, जिसमें ऐसी डायरेक्शन थी तो वो नॉट पॉसिबल ग्राफ आ रहा था। तो यहाँ पर भी ये ग्राफ नॉट पॉसिबल होगा। इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ में अगर हम लोग रैंडम पॉइंट का सिलेक्शन करें, पॉइंट P1, पॉइंट P2 और पॉइंट P3। पॉइंट P1 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी यहाँ पे कुछ V1 आएगी, पॉइंट P2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी V2 आएगी, पॉइंट P3 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V3 आएगी। बट पॉइंट P1 के करस्पॉन्डिंग टाइम T1, पॉइंट P2 के करस्पॉन्डिंग भी टाइम T1 आएगा, और P3 के करस्पॉन्डिंग भी टाइम T1 आएगा, क्योंकि टाइम एक्सिस पे ये एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे टाइम रुक गया है, समय रुक गया है। ये भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी टाइम किसी के लिए रुक नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ नॉट पॉसिबल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समय रुक गया है, टाइम रुक गया है। टाइम कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो चलिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, या इनका रेशियो क्या होगा। मैं इसको हिंदी में ही बता देता हूँ। किसी दो वस्तुओं के लिए वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ से पूछ रहा है वस्तु ए और वस्तु बी के त्वरणों का अनुपात क्या होगा, उनके त्वरण किन अनुपात में होंगे। तो हमें पता है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता जो होती है वो त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वस्तु ए के लिए, यानी फॉर ऑब्जेक्ट ए, इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा। तो स्लोप कितना होगा इसका, थीटा की वैल्यू क्या है ए के लिए 30 डिग्री है, क्योंकि ये वाली लाइन 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो यानी यहाँ पे tan 30 हो जाएगा। और tan 30 का मान कितना होता है यहाँ पे 1/√3 होता है। अगर यहाँ पे हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए देखें, फॉर ऑब्जेक्ट बी, यानी वस्तु बी के लिए, प्रवणता यानी स्लोप को अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, tan थीटा से। थीटा क्या है, एक्स अक्ष के साथ इस वाले ग्राफ का झुकाव कितना है, यहाँ पे इंक्लाइनेशन 45 डिग्री। ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है ऑब्जेक्ट बी के लिए ग्राफ। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1।
तो अब हमसे क्या पूछा था, रेशियो पूछा था। स्लोप हमारा निकल आया है, क्योंकि स्लोप ही यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्जेक्ट ए के लिए एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट ए का स्लोप हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बी के लिए एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट बी के लिए स्लोप हो जाएगा। तो दोनों की प्रवणताएं हमने निकाल ली, तो यानी दोनों के लिए हमने त्वरण निकाल लिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों के त्वरण यानी एक्सेलरेशन का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा, 1/√3:1, या इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 1:√3। तो ये रेशियो हो जाएगा 1:√3, दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशंस का रेशियो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। इसके लिए आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए, यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन हम कैसे निकालेंगे इस ग्राफ से, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को मान रहे हैं कि पूरा कंप्लीट मोशन होने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें बेसिकली एरिया फाइंड करना होगा। एरिया यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग देखते हैं कि हमें एरिया क्यों निकालना होगा, एरिया की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ओ ए बी। यहाँ पे एक ट्रायंगल ओ ए बी, इसका अगर एरिया फाइंड करें तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ओ बी, हाइट कितनी है यहाँ पे कोई पॉइंट डी लेते हैं, ए डी। तो 1/2 ओ बी की वैल्यू क्या होगी, ओ से बी तक कितना जा रहा है, 10, यूनिट क्या है, सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई ए डी की डिस्टेंस क्या है, 20, यूनिट क्या है यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, यूनिट को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जा रहा है, ये पूरे कांस्टेंट टर्म के साथ जो यूनिट आ रही है वो मीटर आ रही है। और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है। और लेंथ का मेजरमेंट यहाँ पे क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है या डिस्प्लेसमेंट बताता है, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इनक्लोज जो भी रीजन होगा उस रीजन का अगर हम एरिया फाइंड कर लें तो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि किस तरह से डिस्टेंस फाइंड करनी है और किस तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्टेंस को फाइंड करते हैं कि कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमें ये क्लियर हो गया है कि एरिया हमें निकालना है, एरिया निकाल लेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वो अलग अलग कंडीशन होगी, डिस्टेंस कब बताएगा, डिस्प्लेसमेंट कब बताएगा, वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो वेग समय ग्राफ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमेशा दूरी या विस्थापन को बताएगा। तो चलते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन करते हैं। तो पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं, हमें एरिया पता करना है। एरिया क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे रीजन बन रहे हैं, जो भी क्षेत्र बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र बन रहे हैं, यहाँ पे एक क्षेत्र ये बन रहा है और एक क्षेत्र यहाँ पे ये बन रहा है। तो दो ट्रायंगल यहाँ पे अगर देखें तो ये जो शेप है ट्रायंगल्स का है, तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर लें और उनका समेशन कर दें, उनको जोड़ दें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। तो डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, एरिया ऑफ, इसको ट्रायंगल 1 मान लेते हैं, इसको ट्रायंगल 2 मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 0 से 10 की तरफ जा रहा है, तो ये कितना बेस हो जाएगा इसका, 10। हाइट कितनी है, 0 से 20 तक जा रहा है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 20, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड 1/2 बेस कितना है, 10 से 15 तक जा रहा है, यानी 5 कवर कर रहा है। देन इस हाइट को देखें तो 0 से 10 की तरफ जा रहा है, तो यानी ये कितना कवर कर रहा है, 10। सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस यहाँ पे 25 मीटर आ गई। और यहाँ पे देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी 25 मीटर आएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 25 मीटर ही आएगा। अब इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि 25 मीटर यहाँ पे क्यों आया है या 25 मीटर कैसे आया है। तो अभी अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 125 मीटर आ रहा था। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो रहा था कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे सेम आया। तो उसको हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किन कंडीशन में सेम आ सकता है या किन कंडीशन में डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इससे जो एरिया कवर होगा, जो क्षेत्र घिरेगा, उसका क्षेत्रफल यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी या विस्थापन को बताएगा। तो पहले यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं शेप्स को। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको 1 मान लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक कर लें तो 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे शेप मिल रहा है, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। एक शेप यहाँ पे मिल रहा है, ये, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ये जाननी है कि एक पार्ट ग्राफ का टी एक्सिस के ऊपर बन रहा है, एक पार्ट ग्राफ का टी एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे डिस्टेंसेस या वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी मिलेगी, वेग मिलेगा, उसको हम लोग नेगेटिव ट्रीट करेंगे। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो यानी 3 यहाँ पे शेप बन रहे हैं, तो तीनों के एरिया का समेशन कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का यहाँ पे तरीका क्या होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंस है। तो अब यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंस नहीं था, तो ये डिस्टेंस चाहे पॉजिटिव होती चाहे निगेटिव होती तो वो कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं थी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे निगेटिव साइन कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी उसको भी अब यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम करने का मतलब क्या, ये एरिया साइन के साथ कंसीडर करेंगे, ये एरिया भी साइन के साथ कंसीडर करेंगे, ये एरिया भी साइन के साथ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, डायरेक्ट सम ऑफ ऑल एरियाज अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस। यानी वेग समय ग्राफ से गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो भी होगा, उसका जितने भी क्षेत्र मिलेंगे सबका क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ देंगे बिना साइन के, बिना चिन्ह के, तो वो हमें डिस्टेंस देगा। लेकिन अगर हम लोग अलजेब्रिक सम करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एरियाज, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एरियाज अंडर वीटी ग्राफ विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यानी ये क्या है, ये A1 टर्म जो होगा वो अपनी साइन के साथ यूज होगा, ये A2 टर्म जो होगा वो भी अपनी साइन के साथ यूज होगा, ये A3 टर्म जो होगा वो भी अपनी साइन के साथ यूज होगा। डायरेक्ट सम अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम मॉड भी लगा सकते हैं। मॉड क्या है, मैग्नीट्यूड सिर्फ बताएगा। यानी ये मॉड लगाने का मतलब क्या है, A1 का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका सिर्फ परिमाण लेंगे, इसका चिन्ह नहीं लेंगे। A2 है और A2 के साथ भी मॉड लगा, इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ परिमाण लेंगे, इसका चिन्ह नहीं लेंगे। यहाँ पर भी A3 के साथ मॉड लगा, इसका मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका साइन हम यूजफुल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, A1, A2 और A3 को भी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे A1 की अगर वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल शेप मिल रहा है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। 1/2 बेस क्या होगा, 0 से 10 तक जा रहा है तो बेस हो जाएगा 10। हाइट कितनी होगी, 0 से 20 तक जा रहा है, तो अब यहाँ पे प्लस साइन ले सकते हैं तो +20 कर सकते हैं। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, +100 मीटर। ठीक है, A2 की बात करें तो A2 के लिए अगेन 1/2 बेस कितना है, 10 to 15 जा रहा है तो यानी 5 कवर कर रहा है, और हाइट कितनी है, 0 to -20 तक जा रहा है तो यानी इसकी वैल्यू -20 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे A2 की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये कितनी आएगी हमारी, -50 आएगी। यहाँ से A3 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। A3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यानी 15 to 20 जा रहा है तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। 15 to 20 जा रहा है तो कितना कवर करेगा, 5। ये 0 से -20 जा रहा है तो इसकी ब्रेड्थ -20 हो जाएगी। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो -100 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन के साथ एरिया को फाइंड किया है। अब हमें डिस्टेंस को अगर फाइंड करना है तो क्या करना है, सारे एरियाज के साइन को अवॉइड करके सीधे सम कर देना। यानी जो भी एरिया मिल रहा है, जो भी क्षेत्र मिल रहा है, उनके चिन्ह को हटा के उनका सीधे जोड़ कर देंगे तो हमारे लिए डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे A1 पॉजिटिव था, कोई बात नहीं, इसके साइन को हटा दिया, प्लस A2 निगेटिव था, इसके साइन को हटा देंगे और जोड़ देंगे। A3 निगेटिव था, इसके साइन को हटाएंगे और
जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो 250 मीटर आएगा। तो डिस्टेंस आपकी 250 मीटर आ गई। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कह रहा है कि सारे एरियाज का अलजेब्रिक सम करेंगे, यानी अब यहाँ पे चिन्ह की इंपॉर्टेंस है, साइन की इंपॉर्टेंस है, तो अब यहाँ पे साइन लेकर काम करेंगे। A1 के साथ कौन सी साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस 100, प्लस A2 के साथ कौन सी साइन है, माइनस है, तो माइनस 50, प्लस A3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 100 माइनस 50 माइनस 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 50 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है। अब अगर इसी तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग और औसत चाल पूछे तो किस तरह से निकालना है, क्योंकि हमने औसत वेग और औसत चाल का सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर औसत चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटे कुल समय कर देंगे, औसत वेग निकालना है तो कुल विस्थापन बटे कुल समय कर देंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस फाइंड कर रखी है। तो यहाँ पे अगर हमें एवरेज वेलोसिटी पूछे या एवरेज स्पीड पूछे, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल पूछे तो क्या फार्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है, 250 मीटर। 250 मीटर यहाँ पे कर देंगे। कितना टाइम लग रहा है इसको, 20 सेकेंड लग रहा है, तो 250 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12.5 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल आ जाएगी। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग की बात करें, इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन कितना है, -50 मीटर है, तो यहाँ पे -50 ले लेंगे। कितना समय लग रहा है, 20 लग रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2.5 मीटर आंसर आ जाएगा। तो औसत वेग और औसत चाल यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कोई दूसरे फार्मूले की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। देन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देंगे। ग्राफ कैसा भी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कैसा भी आपको ग्राफ दिया है, हमेशा हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम कर देंगे। अब यहाँ पे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।